जो टॉपिक है वो लास्ट जो लेक्चर है उसके जो हमने एंड किया था वहां से शुरू करेंगे. दैट वाज योर बोर्स मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल. उसके कुछ एक पोस्टुलेट हमने डिस्कस किए थे, कुछ एक नहीं सारे ही पोस्टुलेट्स डिस्कस कर लिए थे. हाँ, 5 पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे. वन बाय वन अगर हम रिकॉल करें तो Bohr's atomic model. First was that there is a very small space in the center of atom. अगर एटम के सेंटर की बात करें तो उसके सेंटर में जो छोटा सा स्पेस है, whole mass as well as the positive charge is concentrated there in this small space. This was the first postulate. Second, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस. इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, बट वन थिंग इज मिसिंग देयर. वन वर्ड वाज यूज्ड. यस, these electrons they orbit in stationary orbits. कैसे हैं ये orbits? Stationary. These are stationary. In addition to this is postulate number 3 one है. Second one को कंप्लीट कर लेते हैं. सेकंड वन में रदरफोर्ड का जो सेकंड वाले को पूरा कर लेते हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. Second, you said that electrons they are revolving in stationary orbits. In addition to this, necessary centripetal force that is provided by the electrostatic force between nucleus and the electron. This is the complete second postulate. स्टेशनरी ऑर्बिट तो सारे स्टेशनरी हैं, उसके साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर रहे हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कर रहे हैं. और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. दिस इज योर सेकंड पोस्टुलेट. सेकंड पोस्टुलेट. इज इट ओके? नंबर थर्ड. यस, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी अवेलेबल है न्यूक्लियस के बाहर, है ना. ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं भी आपके जो है ये ऑर्बिट जैसे बने हैं. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये कंटिन्यूस नहीं है. देयर इज अ कंडीशन. Condition is that only those orbits are possible in which the angular momentum of the orbiting electron, जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है उसके एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, किसी और के एंगुलर मोमेंटम की बात नहीं कर रहे हैं, है ना. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. जहां इसने अब जो प्लैंक्स हाइपोथेसिस है उसका भी यूज किया है. इट शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. क्या होना चाहिए? ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. ये कहा था इसने बोहर ने, है ना. ठीक है. m is the mass of the electron, v is the velocity of electron and r is the radius of orbit. जिस अगर इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इस ऑर्बिट की रेडियस की बात कर रहे हैं, इसमें है तो इसकी बात कर रहे हैं, है ना. ठीक है. तो वही ऑर्बिट पॉसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई. इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 पाई का, है ना. और ये जो n है, व्हाट इज दिस n? n इज द नंबर. ये फर्स्ट है, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट. ठीक है, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं केमिस्ट्री में, राइट. फोर्थ पोस्टुलेट. यस, इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट रेडिएशंस. इलेक्ट्रॉन जो है रेडिएशंस एमिट नहीं करते हैं. दिस वाज द पोस्टुलेट नंबर 4. फोर्थ पोस्टुलेट वाज दैट इलेक्ट्रॉन डू नॉट एमिट रेडिएशंस, दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी. वैसे तो यही कहा था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तो यही कहती है कि भाई चार्ज जब मूव करता है तो वो क्या करता है, साथ साथ में रेडिएशंस एमिट करता है ना. पर इस केस में क्या कहा है इसने कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिट्स दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. ठीक है. एंड द
postulate number 5, and this was the last and the final postulate there. To jump from higher energy level, Yes. electrons must radiate the energy equal to the difference between energies of two energy states. If E2 is greater than E1, अब ये मैं वहाँ लाइन से बना रहा हूँ, otherwise these E2 and E1 they can be like this. इन ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं, इन ऑर्बिट्स की बात कर रहे हैं ना. तो यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है from an orbit with higher energy to an orbit with lower energy, then it will emit radiation, and let us suppose it emit a radiation of frequency nu, जिसकी frequency nu है, that will be equal to the energy difference of these two levels, E2 minus E1 ये होना चाहिए. ठीक है, तो इस तरह से टोटल हमने 5 postulates के बारे में डिस्कस किया. These are the 4 postulates given by Bohr. ठीक है, ठीक है. इन्हीं postulates के बेसिस के ऊपर अब इसकी जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे, है ना. So Bohr's atomic or Bohr's theory for hydrogen or hydrogen-like atoms. Bohr's theory for हाइड्रोजन लाइक एटम. भाई मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है ना सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है ना. सबसे सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर है वो हाइड्रोजन का ही है. उसमें क्या है, एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही न्यूट्रॉन है ना. तो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है. ठीक है, और इसको डिस्कस करना सबसे इजी है. और हाइड्रोजन लाइक में क्या, हाइड्रोजन न्यूट्रॉन नहीं है, उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं तो हाइड्रोजन के साथ साथ में कुछ और भी बात कर रहा हूं. मैंने कहा हाइड्रोजन लाइक मींस हाइड्रोजन के बाद क्या है, इट इज हीलियम. कैन आई राइट इट एज 2 पॉजिटिव देयर, सॉरी 1 पॉजिटिव देयर, हाइड्रोजन एंड 1 पॉजिटिव, and lithium 2 positive, one more is there, beryllium is also I think 3 positive, है ना. ये सारे के सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं. मींस इनके अगर ऑर्बिट की बात करें तो उस ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, although the charge on the nucleus that will be different, but अगर बाहर ऑर्बिट की बात करें तो उसमें क्या है, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमने वहां से निकाल दिए. तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करोगे तो फर्स्ट पोस्टुलेट अपने दिमाग में रख लेते हैं. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि एटम है तो एटम के सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है अब एक ही इलेक्ट्रॉन है. हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहे हैं तो एक ही सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, दैट होल ऑफ द मास एंड द चार्ज इज इन अ वेरी स्मॉल स्पेस, है ना. तो स्मॉल स्पेस को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया. And the electron, just one electron is there. Hydrogen और hydrogen-like atoms में, hydrogen-like atoms है ना. ठीक है, इनमें क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाकी हमने वहां से निकाल दिए, है ना. ठीक है, one electron is there. This is first postulate. ठीक है, अब सेकंड पोस्टुलेट पे आते हैं. उससे पहले मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को डिस्कस कर लेता हूँ. ये एज्यूम कर लेते हैं कि this be the radius of this orbit. R represents radius of ऑर्बिट. किस ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, लेट v स्मॉल v विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट. जिस भी ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं. इज इट ओके? कैन आई रिप्रेजेंट द ZE that represent the charge on nucleus. Is it okay? And minus E is a charge on, it is a charge on electron. ये कुछ एक चीजें हैं जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद एक एक करके अब जो पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको डिस्कस करते हैं, उनको लेते हैं, है ना.
फर्स्ट पोस्टुलेट तो क्लियर है, वो हमने बना लिया, वहां पे न्यूक्लियस इज एट द सेंटर, इट इज एट द सेंटर। अब सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। बोहर थ्योरी, व्हाट डज इट से? Electrons revolve around nucleus It revolves around nucleus and in fixed orbit. in stationary orbits. In addition to this, necessary centripetal force is provided by the electrostatic. That is the requirement here. Necessary centripetal force is provided by the electrostatic force between electron and nucleus. यही है ना? ठीक है, यही है ना सेकंड पोस्टुलेट? अगर यही है तो कैन आई राइट लाइक दिस नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, जो फोर्स यहाँ पे से मिल रही है, नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स, this should be equal to the electrostatic force, centripetal force that should be equal to the electrostatic force that is provided by this. So can I write it as mv square over r equals to the force between these two, the force between the nucleus and the electron, and it will be 4 can I write it as k times z e square over r square? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना? नेगेटिव साइन तो नहीं मैं ले रहा हूं ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट इज मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट वैल्यूज, है ना? मैग्नीट्यूड रहते हैं दोनों का ही, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है ना, फोर्स के केस में, है ना? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो फोर्स है जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो, या हम जो आप प्लैनेट्स की बात करते हैं, दे रिवॉल्व अराउंड द सन, है ना? और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो है जब आप एक स्टोन को, मुझे जो एग्जांपल याद इस टाइम पे आ रहा है ना, वैसे आपके मैकेनिक्स का है, अगर स्टोन को किसी थ्रेड से ये करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और बीच में वो उससे छोड़ देते हैं, तो जिस फोर्स के साथ वो चला जाता है, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट आई रिमेंबर, है ना, जो मुझे इस टाइम पे ध्यान आ रहा है। ठीक है, राइट? तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बात हम फिलहाल कर रहे हैं, ठीक है? और अगर इसमें कोई कमी रह गई होगी तो फिर बाद में दोबारा से मैं डिस्कस कर लूंगा। इज इट ओके? ठीक है, फिलहाल के लिए तो ये सो mv स्क्वायर ओवर r, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय mv स्क्वायर ओवर r, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तो याद होगा फॉर्मूला, एंड इट इक्वल्स टू k इज योर 1/4 pi epsilon naught multiplied by z e square over r square. Very good. Its value is 9 into 10 to the power 9. अगर न्यूमेरिकल्स में कभी आपने सबस्टिट्यूट करना है, then you should be aware of this, that this k is 9 into 10 to the power 9. ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? इसे इक्वेशन नंबर 1, है ना? तो हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट है वो भी हमने यूज कर लिया। थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं, तो थ्योरी डेवलप कैसे कर रहे हैं? पोस्टुलेट से कर रहे हैं ना। तो फर्स्ट पोस्टुलेट में हमने न्यूक्लियस को सेंटर में रख लिया, सेकंड पोस्टुलेट में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनको कंपेयर कर लिया। आगे चलते हैं, अब बारी आती है पोस्टुलेट नंबर 3 की। क्या कहता है थर्ड पोस्टुलेट? कि सिर्फ वही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi. वेरी गुड। सो वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिन ऑर्बिट्स के अंदर जो हमारा एंगुलर मोमेंटम, किसका? इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं ना, that should be equal to
that should be equal to n multiplied by h over 2 pi, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi, ये होना चाहिए, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो if m is the mass, v is the velocity, r is the radius of the orbit, that should be equal to n h over 2 pi, सिंपल है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं कुछ इस तरह से लिख लूं, v equals to n h over 2 pi m into r, let this be equation number 2 ही है, is it okay? एक, ठीक है। Now substitute for this v from equation number 2 in equation number 1, थर्ड पे आके हम थोड़ा रुक लेते हैं कुछ देर के लिए, है ना, फोर्थ पोस्टुलेट पे इसके बाद में जाएंगे, पर कुछ ही कैलकुलेशंस, कुछ एक चीजें, कुछ एक जो फिजिक्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं ना, कुछ मैथमेटिक्स और कुछ फिजिक्स। जो ये वेलोसिटी है, ये दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, उस ऑर्बिट में इस वेलोसिटी के साथ ही रिवॉल्व कर रहा है। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो इक्वेशन फ्रॉम 2 and 1, or you can write that substituting for this v from equation number 2 in equation number 1. While you substitute it there, it will be your m v square over r. So v square is your n h 2 pi m r, its whole square equals to k times z e square over r square. Is it okay? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। आगे चलते हैं, this m over r इसे ऐसे लिख लेते हैं, n square h square over 4 pi square m square r square equals to k times z e square over r square cancels with r square there. Is it okay? यहां से take this small r to the numerator on the other side, and whatever is there in the numerator take to the denominator on the other side there. So can I write from here that r equals to this m, cancel the square there. So can I write it as n square h square divided by this 4 pi square m k z e square? Is it okay? Is it okay? कुछ गड़बड़ कर दी है? ठीक है। Let this be equation number 3. Let this be equation number 3. एक इक्वेशन और निकाल लेते हैं, फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली डिस्कस करते हैं। Now substitute for this r from equation number 3 in equation number 2. Substitute for r from equation number 3 in equation number 2. So can I write it as v equals to nh over 2 pi m? As far as r is concerned, it is n square h square 4 pi square m k z e square there. Is it okay? Here this m cancels with m, pi cancels the square there, 2 the 4 there, n and h, they cancel the square in the denominator there. So this v will come out to be v equals to 2 pi k z e square divided by n into h. Is it okay? देखिए जरा, यही है, कुछ और तो नहीं है, ठीक है। Let this be equation number 4. Let this be equation number 4. ठीक है। इन दोनों ही इक्वेशंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई चीज जो वेरी कर रही है, दैट इज योर n. रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर केस। किसी पर्टिकुलर केस की अगर बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो उसके लिए वो बाकी चीजें सारी क्या हैं, फिक्स हैं, ठीक है। यहां अगर आप देखोगे तो दिस, सॉरी, in equation number 3 you will see that this r is directly proportional to n square.
and here we will see that this V is inversely proportional to n. R is directly proportional to n square, and V is inversely proportional to n. Means as n increases, the radii of the orbits that increases as a square of n, as square of n. Whereas the velocity that decreases as n increases, reason being it is inversely proportional to n. ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना. Radius of orbit. Radius increases at square of n. Square of n. N is your principal quantum number. Square of n. है ना? It is integer. Is it okay? तो आप इसको ऐसे शॉर्टकट में कर सकते हो as this n, sorry, n increases, v decreases. Here n increases, your radius also increases. है ना? ये क्लियर है? ये चीज क्लियर है? आगे चलें. तो यहां तक तो हमने कितने पोस्टुलेट कर लिए हैं? 3 पोस्टुलेट्स हमारे कवर हो गए. हम चलते हैं अब पोस्टुलेट नंबर 4 पे, है ना? ये एटॉमिक थ्योरी को, हाँ भाई, अगर एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के पास है, and that total energy is a sum of the kinetic and the potential energy. इन दोनों का सम होना चाहिए फिर, है ना? तो अब पोस्टुलेट नंबर किसकी बात कर रहे हैं? पोस्टुलेट नंबर 4. Postulate number 4. Since electron do not radiate energy, then the total energy of electron in a given or in the given orbit, it should be equal to sum of its kinetic and potential energy. इन दोनों का सम होना चाहिए. काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होना चाहिए, है ना? सिंपल है. काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन हमें पता है, इट इज हाफ mv स्क्वायर. व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू, यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज आपका -e है ना? यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बीच में डिस्टेंस r है, तो पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी गिवन बाय, कैन आई राइट इट एज kZe मल्टीप्लाइड बाय -e ओवर r. ध्यान रखना, जब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, देन यू नीड टू ऐड दिस नेगेटिव साइन देयर, है ना? यहाँ मैग्नीट्यूड की बात नहीं करते हैं पोटेंशियल के केस में. इज इट ओके? सो नाउ यूज इक्वेशन नंबर 1 हियर. इक्वेशन नंबर 1 पे चले जाओ. फर्स्ट कौन सा? सेकंड पोस्टुलेट था, है ना? वहां पे mv स्क्वायर ओवर r वाज इक्वल टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयर. ऐसा ही था ना? ठीक है, तो कैन आई सब्स्टिट्यूट इट एज 1/2 इक्वल्स टू k z e स्क्वायर ओवर r and here minus k z e square over r, or can I write it as minus half k times z e square over r? Can I write it like this? Let it be represented by capital E. लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं? तो भैया हमारा जो फोर्थ पोस्टुलेट है वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया कि नहीं? टोटल एनर्जी इज नाउ इट इज माइनस हाफ के जेड ई स्क्वायर ओवर आर. ठीक है, थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करते हैं. कैन आई राइट इट एज E इक्वल्स टू -1/2 k z e square is okay, but we know the expression for r from equation number 3. देखिए इक्वेशन नंबर 3 में क्या है दिया हुआ? इट इज n square h square over 4 pi square m k z e square. देख लीजिए यही है कि नहीं? चेक कर लीजिए एक बार. यही है, तो यही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. कैन आई राइट इट एज E? नाउ n is here, it can be written as E n now. जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना? So this 2 cancels this 2. 2 2s are 4 there, and what else is there? Nothing. So can I write it as 2 pi square m k square
e to the power 4, sorry, e to the power 4 and z square divided by n square and h square. h square, is it okay? Sir, negative क्या है ना? हाँ, नेगेटिव साइन बहुत जरूरी है, सॉरी, नेगेटिव साइन इज देयर, नेगेटिव साइन इज देयर, ठीक है, ठीक है। और इसमें बहुत सारी जो चीजें हैं उनका पता हमें है, दिस pi is 22 by 7 or 3.414, what is m is your mass of electron, it is 9.1 into 10 to the minus 31, k is 92 times power. very good, and e is 1.6 into 10 to the power minus 19. What about h? 6.6. 6.632 into 10 to the power minus 34 joule second. तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आ जाएगा 13.16. हाँ 13.16. हाँ कुछ ऐसा ही आएगा, है ना। सो इट विल कम आउट टू बी माइनस, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर देयर, इट इज minus 2.17 into 10 to the power minus 18. This much joules. This much joules. सर तो 13.16. ये किसकी वैल्यू थी? चलो अभी बताता हूँ, है ना। कुछ चीजें जो है ना वो सस्पेंस भी रहना चाहिए, है क्यों? जॉल्स में है ना, अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करो, सिंपल, डिवाइड बाई 1.6 into 10 to the power minus 19, उसे डिवाइड कर लीजिए एंड यू विल फाइंड दैट दिस En that will come out to be En equals to this minus 2.17 into 10 to the power minus 18 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19, and whatever this n square, it will come out to be minus 13.6 over n square, this much electron volts, this much electron volts. Is it okay? Is it okay? तो ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया वन्या, हाँ ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, और मुझे हेल्प करना दिस En, क्या मैं थोड़ा सा जूम आउट करूं, है? ट्राई करते हैं, कई बार ये हैंग हो जाता है। चलिए, now I will concentrate on this energy En and we will discuss postulate number 5 now. Postulate number 5. Postulate 5 says that if an electron that jumps from an higher energy level En2, sorry not En1, En2 to a lower energy level En1 with energy En1, energies हैं, है ना, higher energy level with energy En2 to energy En1, यहाँ से jump कर रहा है, then obviously it will emit a radiation of energy h nu with some frequency h nu. So this h nu that should be equal to this En2 minus En1. कोई समस्या है इसमें? इन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए, ये हमने देखा था, E2 minus E1 लिखा था, आप वो भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे N2 और N1 स्पेसिफिकली लिखा है। Reason being, while I substitute here this En2, I will be substituting it like this, minus 2 pi square m, this one is your k square e to the power 4 z square divided by n square, rather instead of writing n square it will be n2 square h square there for En2, n2 square is there, minus, sorry plus, माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं, प्लस 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e to the power 4 divided by n1 square h square and z square there, z square there, z square there. Is it okay?
Is it okay? तो क्या मैं इसे ऐसे लिख लूँ उल्टे? Can I write it like this? 2 pi square m k square e to the power 4 divided by h square z square within the brackets n1 square 1 upon n1 square 1 upon n2 square there. Is it okay? ऐसे लिख लें ऐसे, इसमें कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो भैया था h न्यू, दिस वाज h न्यू। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप जो है स्किप कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट एज न्यू एंड टेकिंग h टू द डिनोमिनेटर ऑन द अदर साइड, सो इट विल बी h क्यूब देयर। इज इट ओके? एक स्टेप थोड़ा सा मैंने स्किप कर लिया यहाँ पे। इज इट ओके? एंड न्यू इज c अपॉन लैम्डा, न्यू इज c upon lambda and take c to the denominator on the other side there. So can I write it as this as 1 upon lambda equals to this 2 pi square m k square e to the power 4 divided by h cube into c z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Is it okay? And this 1 upon lambda is called your wave number. It is represented by nu bar and it equals to r times z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, and this r is called your Rydberg's constant. It is called your Rydberg's constant. Rydberg's constant. Is it okay? Nu bar, wave number. 1 upon lambda is your wave number. ठीक है, इसकी जो बाकी की डिस्कशन है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना? सॉरी